हेलो एवरीवन, मैं स्नेहा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की ये क्लास फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही खास रहने वाली है। ठीक है, इसमें आज हम पढ़ेंगे भूगोल और उसका एक टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। तो जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है उसमें ये नया टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, और ये टॉपिक दोनों ही एग्जाम में है, फर्स्ट ग्रेड में भी और सेकंड ग्रेड में भी। तो लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होने के बाद बहुत सारे बच्चों का मैसेज था कि मैम आपने जो लैब असिस्टेंट के लिए क्लासेस करवाई थी यूट्यूब पर, उनमें से हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चन सही हुए हैं कि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। कि बच्चों के यहाँ तक कमेंट थे कि मैम 100 क्वेश्चन में से 60 से 70 क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से थे, वो भी इतने कम वीडियोज़ में। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होता है। तो इसी के साथ मतलब बच्चों के कमेंट देखे कि मैम आप हमें फर्स्ट ग्रेड के लिए करवा दीजिए, कुछ स्टूडेंट्स का था कि सेकंड ग्रेड के लिए करवा दीजिए। तो इन दोनों ही बातों को ध्यान रखते हुए मैंने वो वाले टॉपिक चूज़ किए हैं जो फर्स्ट ग्रेड में भी हैं और सेकंड ग्रेड में भी हैं। तो ये क्लास दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहने वाली है। और आज का ये हम टॉपिक देखेंगे, पूरा अच्छे से डिटेल में समझेंगे इसको और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ से, और वहाँ से आपको डेली की जो भी क्लासेस होती हैं वहाँ की वो पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो आज हम जो ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं, पूरे डायग्राम के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है अपना पृथ्वी की गतियाँ, अर्थ मूवमेंट्स। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ भी इनको कह दिया जाता है। और ये वाला जो है यूजीसी नेट केवीएस एनवीएस इनमें भी टॉपिक आता है। ठीक है, तो टॉपिक है अपना पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो पृथ्वी की गति जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, देखो पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है। किस प्रकार से करती है? एक तो है घूर्णन और एक है परिक्रमण। ठीक है, परिभ्रमण और परिक्रमण दो शब्द हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको लेके कंफ्यूजन रहता है कि परिभ्रमण क्या है, परिक्रमण क्या है, क्योंकि दोनों एक जैसे वर्ड हैं। ठीक है, तो इसमें जो मतलब जो है यानी रोटेशन जिसको कहते हैं वो है परिभ्रमण, और रिवोल्यूशन का मतलब होता है परिक्रमण। ठीक है, तो आसान भाषा में हम समझें तो एक शब्द को आप पकड़ लो, परिक्रमण। ठीक है, परिक्रमण। तो जैसे हम जानते हैं कि देखो पहले है परिभ्रमण। परिभ्रमण यानी घूर्णन। ठीक है, यानी रोटेशन। रोटेशन यानी घूर्णन का मतलब होता है यानी घूर्णन करना। जैसे घूमर डालते हैं ना, एक जगह पे खड़े होके घूमर, तो ऐसे खड़े होके ही डालते हैं ना घूमर, तो ऐसे ये मान लो घूर्णन है। तो घूर्णन मान लो कि ये जैसे ये पेन है। ठीक है, पेन है, ये एक ही जगह पे ऐसे घूम रहा है, जैसे लट्टू ऐसे घुमाते हैं ना, वो एक ही जगह पे घूमता है अपने अक्ष पे। ठीक है, यानी वैसे ही पृथ्वी भी अपने अक्ष पे एक ही जगह घूमती है, उसको कह दिया जाता है घूर्णन। ठीक है, या रोटेशन यानी परिक्रमण। उसके बाद में है परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन का मतलब होता है कि पृथ्वी मतलब अपनी अक्ष पे तो घूम ही रही है, अपनी जगह पे, जैसे लट्टू है वो अपनी जगह पे तो घूम ही रहा है, साथ साथ में किसी चीज के चारों ओर भी चक्कर लगा रहा है। ये मान लो ये सूर्य है। ठीक है, अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपनी जगह पे ऐसे रोटेट तो हो ही रही है पश्चिम से पूर्व की दिशा में, साथ ही साथ में रोटेट होती हुई अपने इस सूर्य के चारों ओर भी दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसको कह दिया जाता है रिवोल्यूशन या परिक्रमण। देखो परिक्रमण का मतलब जैसे हम कहीं भी जाते हैं, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं। ठीक है, उसका मतलब ये तो नहीं कि हम खड़े होकर एक ही जगह पे घूम रहे हैं। परिक्रमा मतलब उसके चारों ओर चक्कर लगा के आ रहे हैं। ठीक है, परिक्रमा का मतलब हो गया उसके चारों ओर चक्कर लगा के आ रहे हैं। जैसे मंदिर की परिक्रमा करने जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी तीर्थ स्थल होता है उसकी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का मतलब होता है हम पूरा घूम के आते हैं उसके चारों ओर। तो पृथ्वी भी क्या करती है कि सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमते हुए साथ साथ में सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। तो जिस पथ चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो उसको कह दिया जाता है परिभ्रमण। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है, परिक्रमण, सॉरी। ठीक है, उसको कह दिया जाता है परिक्रमण। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो पृथ्वी की गतियां, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। ठीक है,
पहला है घूर्णन, रोटेशन या फिर इसको परिभ्रमण भी कह दिया जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, यानी पृथ्वी का अक्ष होता है उस पे घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। ठीक है, इसे दैनिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो जो घूर्णन है जो परिभ्रमण है उससे क्या होता है, जब पृथ्वी घूमती है तो मतलब दिन और रात होते हैं। ठीक है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। फिर उसके बाद में है परिभ्रमण यानी रिवोल्यूशन। तो ये क्या है कि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, कौन सी कक्षा है इसकी, स्थिर कक्षा यानी दीर्घवृत्ताकार कक्ष होता है। स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसे वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वार्षिक गति, देखो जो घूर्णन गति है उसको दैनिक गति कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, इसलिए यानी 24 घंटे एक दिन में, यानी एक दिन रात, तो मतलब उसको दैनिक गति कह दिया जाता है। और जो ये परिक्रमण है उसको वार्षिक गति क्यों कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में पूरे एक साल का समय लेती है, इसलिए इसको कह दिया जाता है वार्षिक गति, क्योंकि इससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो जो घूर्णन है उसके कारण तो क्या होता है, उसके कारण तो दिन रात होते हैं, और जो रिवोल्यूशन है, परिक्रमण है, उससे क्या होगा, उससे ऋतु परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इस एक एक को यहाँ पर देखते हैं। देखो ये है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है, ये है घूर्णन। घूर्णन या फिर इसको और किस नाम से जाना जाता है, परिक्रमण, परिभ्रमण। ठीक है, ये है परिभ्रमण। तो इसमें क्या होता है कि पृथ्वी 24 घंटे में पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक है, सॉरी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। पश्चिम से ठीक है, पश्चिम से पूर्व दिशा में ऐसे पृथ्वी घूमती है। ये क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, ये जो बीचों बीच है ये है पृथ्वी का अक्ष। इससे क्या होता है, इससे हमें डे और नाइट यानी दिन रात देखने को मिलते हैं। अब देखो ये क्या है, ये है इधर सन है। ठीक है, तो जो हिस्सा ऐसे पृथ्वी घूम रही है, ठीक है, तो जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहां होगा दिन, और जो हिस्सा सूर्य के पीछे की तरफ है वहां होगी रात। तो इसको कह दिया जाता है घूर्णन, परिभ्रमण। ठीक है, ऐसे ही क्या है, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए यानी इस कीली पे घूमते हुए साथ साथ में क्या करती है, चारों तरफ ऐसे सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। ठीक है, तो ये जो पूरा चक्कर है, जैसे घूर्णन एक दिन में करती है वैसे ही पृथ्वी ये एक पूरा चक्कर, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया पृथ्वी ने, ठीक है, तो यहाँ से चलते चलते पूरा चक्कर लगाकर जब वापस इसी स्थिति पर आती है तो पूरा एक साल का समय लग जाता है। ठीक है, तो ये 365 दिन में पूरा चक्कर लगाती है, इसीलिए इसको कह दिया जाता है वार्षिक वर्ष। ठीक है, वार्षिक घूर्णन। तो इससे क्या होगा, इससे जो ऋतु परिवर्तन है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटमन। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे, ऐसे ऋतु परिवर्तन हमें देखने को मिलेंगे। तो हम एक एक को देखते हैं। ये है रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण। ये क्या है, परिक्रमण। अभी एक एक को देखते हैं अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले है घूर्णन, रोटेशन अथवा दैनिक गति। ठीक है, तो परिभाषा क्या है इसकी, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में, ये आपको याद रखना है, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कह दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या है, ये आपको समझ में आ गया। ये अभी हमने पीछे देखा है कि घूर्णन क्या है, पृथ्वी घूर्णन किस तरीके से करती है। ठीक है, उसके बाद में है झुकाव। तो झुकाव क्या है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर, अपने अक्ष, एक देखो पृथ्वी का जो अक्ष है ना, जैसे एक बॉल लेते हैं हम, ठीक है, तो बॉल के बीचों बीच से एक कील डालते हैं। ठीक है, तो वो कील दोनों साइड निकल जाती है। ठीक है, तो उसके बाद में तो वो क्या हो गया, वो हो गया उसका अक्ष। ये मान लो कोई बॉल हो गई पृथ्वी और उसके बीच से हम कोई कील डाल रहे हैं, ठीक है, आर पार उसके निकल रही है, तो वो क्या हो गई, जैसे ये बॉल है, ठीक है, ये बॉल है और इसके आर पार से हमने कील डाली, तो ये क्या हो गई, ये हो गया इसका अक्ष। देखो पृथ्वी के अंदर इस तरह की कोई, ना तो कोई कील है ना कोई रेखा है, ये सिर्फ काल्पनिक है, इनको सिर्फ अनुमान इस तरीके से हमें मानना कि ऐसा है, बट रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो भूगोल को जानने के लिए ऐसा हमें करना पड़ता है। तो क्या हो गया कि जो अक्ष है वो क्या है, एक काल्पनिक रेखा है, मात्र एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी अपने अक्ष
पर 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे अभी, ठीक है। जैसे इसमें कहा कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, तो ये क्या है, ये क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष। यहां से यहां तक जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये है पृथ्वी का अक्ष, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अक्ष पे कितना झुकी हुई है, ये है 23.5 डिग्री। तो ये क्या हो गया, अक्षीय कोण, ठीक है। अक्ष पर झुकाव, पृथ्वी का अक्ष पर झुकाव कितने डिग्री का है, ये है 23.5 डिग्री का, ठीक है। ये हो गया 23.5 डिग्री का। इसके बाद में इसमें कहा है कि इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है पृथ्वी। तो ये हो गया इसकी कक्षीय सतह, ठीक है। ये वाला जो हम देख रहे हैं ये क्या है, ये है इसकी पृथ्वी का कक्षीय समतल, ठीक है। तो इससे एक हम लंब डालते हैं, पृथ्वी के कक्षीय समतल पर एक लंब डाला जाता है, जैसे ये लंब डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसी से हम देखेंगे कि इस लंब से यानी कक्षीय समतल के ऊपर एक लंब डाला जाता है, तो इससे पृथ्वी का जो अक्ष है उसका झुकाव कितना है, यानी अक्षीय कोण कितना है, तो ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। और पृथ्वी के अक्ष से ये क्या है, ये रेड कलर वाला हम देख रहे हैं, ये क्या है, पृथ्वी का अक्ष। तो पृथ्वी के अक्ष से जो कक्षीय तल का कोण कितना है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी का कक्षीय तल है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है, तो इन दोनों के बीच का कोण हो जाएगा 66.5 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री। जब 66.5 को और 23.5 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री पूरा हो जाता है, यानी यहां से और यहां तक का पूरा कोण निकल जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अक्षीय कोण क्या है, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसको कहा जाता है अक्षीय कोण, ठीक है। और कक्षीय पृथ्वी का कक्षीय समतल कितनी डिग्री का कोण बनाता है, अक्ष के साथ में कितनी डिग्री का कोण बनाता है, 66.5 डिग्री का, ठीक है। पृथ्वी का अक्ष भूमध्य रेखीय तल के लंबवत होता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। तो ये अभी हमने देख लिया है कि जो पृथ्वी का अक्ष है ये क्या है, ये मान लो ये भूमध्य रेखा है, ठीक है। और इसके लंबवत क्या होता है, इसके लंबवत होता है इसका कक्षीय समतल के लंबवत होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया कि पृथ्वी का अक्ष भूमध्य रेखा तल के लंबवत रहता है तथा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है, यानी पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरता है। इसके बाद में है कक्षीय समतल। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, देखो उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। कक्षीय समतल का मतलब होता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस कक्षा में चक्कर लगा रही होती है उस तल के समक्ष कितना कोण बना रही है, वो हो जाएगा कक्षीय समतल। यानी कक्षीय समतल के जो कोण है वो कितना हो जाएगा, इसका 66.5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद में जैसे अभी हमने देखा था कि ये वही फिर से इस डायग्राम को वो मतलब समझाया गया है घूर्णन को, कि ये एक तरफ सूर्य है, जिस तरफ सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो वहां होगा दिन, और जो पृथ्वी का सूर्य के पीछे का भाग है, ठीक है, जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही हैं वहां हो जाएगा रात, ठीक है। तो पृथ्वी का घूर्णन क्या है, ये पृथ्वी ऐसे इस तरीके से घूर्णन कर रही है और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है। लगभग टाइम लगता है इसका 24 घंटे, यानी एक दिन का समय लगता है। और ये क्या है, ये है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव। तो ये क्या है, ये हो गई इसके अक्ष, ठीक है। अभी इसको एक डायग्राम के माध्यम से देखा है, और ये हो गई विषुवत रेखा। तो अभी देखा है कि जो अक्ष है वो विषुवत रेखा के लंबवत होता है, ठीक है। इसके बाद में है प्रतिदीप्ति वर्त। तो प्रतिदीप्ति वर्त क्या होता है कि ग्लोब पर वह वर्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ठीक है, उसे प्रतिदीप्ति वर्त कहते हैं। यह व्रत अक्ष के साथ नहीं होता। देखो इसमें क्या कहा है कि ऐसा व्रत ये सिर्फ काल्पनिक है, रियल में ऐसी कोई लाइन नहीं है ग्लोब पर, पृथ्वी पर, ग्लोब पर ही ये लाइनें खींची जाती हैं, पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो जो ये अक्ष प्रतिदीप्ति अक्ष है वो क्या है, इसमें कहा है कि वह वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है, यानी ये क्या हो गया, ये है सन, ठीक है, ये क्या है, ये सन है। तो सूर्य के सामने वाला जो भाग है वहां होगा दिन, और जो पीछे वाला भाग है ये क्या है, ये है दिन,
ठीक है, और ये जो हमें डार्क कलर में दिख रहा है ये क्या है, रात। ठीक है, तो इन दोनों भागों को यानी दिन को और रात को अलग करने वाला जो वर्त है, ये जो वर्त है इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया है प्रतिदीप्ति वर्त। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है प्रतिदीप्ति वर्त। फिर इसमें कहा है कि जो ये प्रतिदीप्ति वर्त है वो अक्ष के साथ नहीं मिलता है। देखो अक्ष तो ये इधर रह गया, ठीक है, अक्ष, पृथ्वी का अक्ष एक अलग चीज है, ठीक है, और जो प्रतिदीप्ति वर्त है वो एक अलग चीज है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो प्रतिदीप्ति वर्त क्या हो गया कि ऐसा वर्त जो दिन और रात को विभाजित करता है। ठीक है, उसके बाद में है ये हमने वैसे भी देख लिया था कि 24 घंटे में लगाती है, यानी घूर्णन करने में पृथ्वी कितना समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के इस समय काल को पृथ्वी दिन, डे ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। देखो जो पृथ्वी 24 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है, मतलब घूर्णन करती है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पृथ्वी दिवस। देखो पृथ्वी दिवस भी लिखा हुआ सकता है कि पृथ्वी दिवस क्या है। ठीक है, और इसको डे ऑन द अर्थ भी कहा जाता है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी जब लेवल सेशन के लिए क्लासेस चल रही थी तो उसमें था कि मैम इतना डिटेल से मत करवाओ, फटाफट करवा दो। और जब पेपर आया ना, मैंने पहले भी यही बोला था कि पेपर बहुत ही मतलब आपसे कथन कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट नोट्स में पढ़ोगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। शॉर्ट नोट्स तब काम में आते हैं जब आपने बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया है, पूरी थ्योरी को अच्छे से आपने समझ लिया है, पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। उसके बाद में अगर आप शॉर्ट नोट्स अपने खुद के बनाए हुए पढ़ोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं, वो आपको चीज़ें समझ में भी आती हैं। अगर यहाँ पर शॉर्ट नोट्स कर लेंगे तो आपको आधी चीज़ें ही समझ में नहीं आएंगी, इसलिए अभी टाइम है तो इनको थोड़ा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर उसके बाद में है महत्वपूर्ण तथ्य कि सबसे पहले पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है। ये किसने बताया था? तो सबसे पहले भारतीय अर्थशास्त्री आर्यभट्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है। सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये किसने बताया? ये बताया आर्यभट्ट ने। उसके बाद में है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा। देखो जैसे ये मान लो कि यहाँ है सन, ठीक है, ये है सन और ये हो गई अपनी अर्थ, ये है अर्थ। अब क्या होगा कि यहां से सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें पूरी पृथ्वी को तो कवर करेंगी नहीं, सिर्फ आधे जो सूर्य के सामने, पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने है वहीं तो सूर्य की किरणें जाएंगी। उसके पृथ्वी के इसके पीछे वाले भाग में तो अंधेरा ही रहेगा। तो क्या होगा, ये मान लो कि आधा भाग है, ठीक है, पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तो यहाँ क्या होगा, इस भाग में तो क्या हो जाएगा, इस भाग में तो टेम्परेचर इतना अधिक हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अत्यधिक ठंडा हो जाएगा, टेम्परेचर यहाँ बहुत कम हो जाएगा। यानी पृथ्वी के आधे हिस्से में जहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर अत्यधिक हो जाएगा। और जहाँ जो सूर्य पृथ्वी के पीछे का भाग है वहाँ पर अत्यधिक ठंड हो जाएगी, यानी अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके का कोई भी जीव यहाँ पर नहीं पनप पाएगा, ठीक है, ना तो अत्यधिक गर्मी में ना ही अत्यधिक सर्दी में। तो इसमें यही बताया गया है, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा। ठीक है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन और अत्यधिक गर्मी रहेगी। हाँ तो सही है, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वहाँ हमेशा दिन रहेगा और अत्यधिक गर्मी भी रहेगी, और पीछे वाले भाग में हमेशा रात रहेगी और अत्यधिक ठंड रहेगी। ठीक है, दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा और जमने वाली ठंड रहेगी। ऐसी अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसके बाद में है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। तो वार्षिक गति क्यों कहते हैं यह भी हमने देख लिया, यानी पृथ्वी जो है अपने जो सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है उसको पूरा करने में लगभग 1 साल का समय लेती है, इसीलिए इसको वार्षिक गति भी कहा जाता है। और परिक्रमा का मतलब क्या, परिक्रमण का मतलब क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने भी कहाँ कहाँ की परिक्रमा की है और किन किन लोगों ने जो है गोवर्धन की परिक्रमा की है, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, और हाँ जाते जाते ये भी बता के जाना कि क्लास कैसी लगी है और ये क्लास आप लोग कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अब है परिक्रमण यानी रिवोल्यूशन।
अगर इंग्लिश वाले वर्ड याद रख लोगे तो आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है, हो सके तो। अथवा वार्षिक गति, तो ये क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करना परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन, हम ऐसे पढ़ते हैं कि 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। वैसे रियल में टाइम देखा जाए 365 दिन, ठीक है, और 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, ये इसका टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है। तो इसमें क्या है, अर्थात सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में, ये कैसी कक्षा है, यह है स्थिर कक्षा। स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, परिक्रमण। तो देखो ऐसे ही क्या होता है, एक लीप ईयर हम देखते हैं कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं कि पृथ्वी अपनी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है, लेकिन ये 6 घंटे का जो समय है इसको ऐड करके हर 4 साल में, ये मान लो कि 6 घंटे 4, एक साल के 6 घंटे, दूसरी साल के 6 घंटे 12 घंटे, फिर ऐसे करते 4 साल की 6 घंटे जोड़ेंगे तो 24 घंटे हो जाते हैं, यानी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसीलिए जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है और उस एक दिन को फरवरी माह में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि फरवरी का जो महीना होता है उसमें ऑलरेडी दिन कम होते हैं, इसलिए जो एक दिन का एक्स्ट्रा दिन होता है 4 साल बाद में उसको फरवरी में ऐड कर दिया जाता है, और उस टाइम पे जो फरवरी का महीना है वो हमें 29 दिन का देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहां क्या हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, ये आपको याद रखना है, दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, ठीक है। इसको अंडाकार भी कह दिया जाता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है। पृथ्वी के इस अंडाकार, यानी जो दीर्घवृत्ताकार है वही अंडाकार है, इसको भूकक्षा, ठीक है, यानी अर्थ ऑर्बिट भी कहते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि अर्थ ऑर्बिट क्या है, ठीक है। तो अर्थ ऑर्बिट क्या हो गया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है उसी को अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है। यानी ये जो पृथ्वी है, ये जो मतलब इसका रास्ता है पृथ्वी का ऐसे चक्कर लगाने का, यहाँ सन हो गया और ये अपनी अर्थ चक्कर लगा रही है, तो ये जो पूरे इसका जो रास्ता है, ये जो पूरा कक्ष है इसका, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ ऑर्बिट, भूकक्षा। यह पृथ्वी की वार्षिक गति है, तो ये तो हमने देख लिया है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग 1 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक है। यानी जो पृथ्वी है उसकी गति कितनी है, यानी पर 1 घंटे में सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाएगी तो 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, लगभग 1 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगी, ठीक है। उसके बाद में है दीर्घवृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार मार्ग के बारे में सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे, योहानस केपलर, ठीक है। तो आप केपलर इसमें याद रख लेना। जैसे वर्ताकार जो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में बताया वो बताया था अपने आर्यभट्ट ने, ठीक है। वैसे ही पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार कक्ष पे गति कर रही है, तो ये दीर्घवृत्ताकार कक्ष के बारे में किन्होंने बताया, केपलर ने, ठीक है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद में है, देखो परिक्रमा कैसे करती है, ये सूर्य हो गया, ठीक है, और ये है अपनी पृथ्वी। तो पृथ्वी यहां से, ये मान लो यहां से चलना इसने शुरू किया, ठीक है। तो ये जो कक्ष है इसका पूरा, ये जो जिस कक्षा में चक्कर लगा रही है, ये क्या है, ये सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसको कह दिया जाता है पृथ्वी की परिक्रमण गति। तो इससे क्या होता है, जैसे घूर्णन से दिन रात होते हैं, ठीक है, वैसे ही परिक्रमा से क्या होगा, परिक्रमण करने से क्या होगा, पृथ्वी की स्थिति बदलेगी, ठीक है। और अपने अक्ष पर झुके हुए, जब अपने अक्ष पे झुकी हुई होती है तो उसके कारण क्या होता है कि जैसे जैसे पृथ्वी की स्थिति बदलती जाती है वैसे वैसे जो है ऋतुओं में भी परिवर्तन आता जाता है और दिन रात की अवधि में भी परिवर्तन आता जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे देखेंगे, तो ऐसे क्या, चलो इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। एक परिक्रमा में लगभग जो समय लगता है वो है 365 दिन, यानी 1 वर्ष का समय लगता है, इसीलिए इसको वार्षिक गति कह दिया जाता है, ठीक है।
इसके बाद में है कि सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसमें पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ रहता है। अतः उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े होते हैं तथा रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा करते हुए पृथ्वी जिस दीर्घवृत्ताकार कक्ष में चक्कर लगाती है, उसमें क्या होता है, ये अपने अक्ष पर झुके हुए ही चक्कर लगाती है। तो उससे क्या होता है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है उसका अधिकांश भाग, मतलब ये स्थिति हमें कब कब देखने को मिलती है, ये अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से देख लेंगे। ठीक है, जैसे ये वाला डायग्राम था तो इसमें कहा कि जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऐसे अपने अक्ष पे झुकी हुई है। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो झुके हुए के कारण क्या होगा कि ये मान लो ये है पृथ्वी का अक्ष। ठीक है, ये हो गया उत्तरी ध्रुव और इधर की तरफ आ जाएगा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, ये क्या है, ये है पृथ्वी का अक्ष, ये हमें यहां पर याद रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद ठीक है, अब पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, ये मान लो ये क्या है, ये डायग्राम थोड़ा सा ठीक नहीं है। ठीक है, ये वाला डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है, हम आगे देख लेते हैं इसको। हाँ, ये वाला देखते हैं। ठीक है, जैसे ये पृथ्वी हो गई और ये हो गया पृथ्वी का अक्ष। तो उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होगी, जैसे ये स्थिति हम देख रहे हैं 22 दिसंबर की। ठीक है, तो 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ चमकेगा, 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति होती है मकर रेखा पर। ठीक है, कहाँ होगी सूर्य की स्थिति, मकर रेखा पर, यानी सीधी जो प्रकाश सूर्य की किरणों का प्रकाश पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, मकर रेखा पर। ये मान लो ये क्या है, ये है इसकी मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, और इसको जो है ये मकर रेखा पर होने के कारण, मकर रेखा पर जब सूर्य की किरणें सीधी चमकेंगी तो क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, ये मान लो कि यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगी ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु। ठीक है, शीत ऋतु कहाँ होगी, ये लिखा हुआ भी है कि जो उत्तरी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में होगी ग्रीष्म ऋतु। तो ऐसे में क्या होगा कि 22 दिसंबर को जब मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति होती है तो यहाँ पर मतलब अपने जो उत्तरी गोलार्ध है 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे लंबी रात होती है। और यहाँ पर मकर रेखा पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सबसे छोटा दिन। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। और 22 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है मकर रेखा पर सबसे छोटा दिन होगा। और इसी दिन सेम डे उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी। और जो उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर का दिन तो सबसे छोटा होगा, रात सबसे लंबी होगी, रात लंबी और दिन सबसे छोटा। ठीक है, दिन सबसे छोटा। और इधर क्या होगा, सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात। ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहां हो जाएगा ये है सबसे लंबा दिन। ठीक है, क्योंकि सूर्य की किरणें जहां गिरती हैं वहां लंबा दिन होता है। और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात।
ठीक है। जैसे ये क्या है, ये है अपना सूर्य, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी कहां पर, मकर रेखा पर। तो मकर रेखा पर यानी ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये जो पूरा हम देख रहे हैं ये है दक्षिणी गोलार्ध। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा कि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ेंगी, तो यहां पर होगा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में यानी 22 दिसंबर का दिन होगा, जिस दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ेंगी, वो होगा 22 दिसंबर का दिन। तो इस दिन क्या होगा, इस दिन होगा सबसे लंबा दिन, यहाँ का दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। सेम उसी दिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जहां हम लोग रहते हैं, वहां हम क्या देखते हैं, 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इसको कह दिया जाता है दक्षिणी अयांश। ठीक है, जो 22 दिसंबर की स्थिति है उसको कह दिया जाता है दक्षिणी अयांश, या फिर इसको कह दिया जाता है मकर अयांश या संक्रांति। ठीक है, मकर संक्रांति कह दिया जाता है। फिर अब क्या होगा कि अब पृथ्वी चलना शुरू करेगी धीरे धीरे। ठीक है, अब 22 दिसंबर के बाद में पृथ्वी जो है यहाँ ऐसे गति करना शुरू करेगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे पृथ्वी का जो अक्ष है ऐसे पृथ्वी गति करना शुरू करेगी, तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे लंबी रात थी, अब धीरे धीरे जो रात की अवधि है वो धीरे धीरे कम होना शुरू होगी और दिन की अवधि बढ़ना शुरू कर देगी। ठीक है, और यहाँ तक चलते चलते 22 मार्च तक क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु आना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 22 मार्च के बाद ग्रीष्म ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। तो जो 22 मार्च की स्थिति है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जो सूर्य की किरणें हैं, मान लो पृथ्वी की स्थिति अब यहाँ पर है, तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ेंगी, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी विषुवत रेखा पर। ठीक है, कहाँ पड़ेंगी, विषुवत रेखा पर। तो ये मान लो ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। तो हम सभी जानते हैं कि 22 मार्च को और 23 सितंबर को, ठीक है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत चमकती हैं। और इस दिन क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकेंगी, कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। तो ऐसी स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में होगा बसंत ऋतु, यानी उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में होगा बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में 21 मार्च को उसी डेट पे दक्षिणी गोलार्ध में होगा शरद ऋतु। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ना गर्मी है अभी ना सर्दी है। ठीक है, और दिन रात भी बराबर है। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, गर्मी सर्दी देख रहे थे, यानी उत्तरी गोलार्ध में तो ठंड थी और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी थी, और दिन की अवधि में भी अंतर था। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेगी पृथ्वी, तो वैसे वैसे दिन की अवधि और रात की अवधि बराबर हो जाएगी। कहाँ पर आकर, 21 मार्च को आकर। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति को कह दिया जाता है बसंत ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में इसी स्थिति को सेम डे 21 मार्च को ही कह दिया जाता है शरद ऋतु। ये आपको याद रखना है। अब पृथ्वी अपनी कक्षा पे गति करते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो जब ये स्थिति आती है यानी 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो कहां पर लंबवत चमकेंगी, ये चमकेंगी कर्क रेखा पर। ठीक है, कर्क रेखा पर, यानी 23.5 डिग्री। ये क्या है, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे। ठीक है, अब क्या होगा, उत्तरी अक्षांश पे जब सूर्य की किरणें यहां लंबवत पड़ेंगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में, तो अब क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में तो लंबवत चमक रही है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण क्या होगा, यहाँ पर गर्मी होगी, यानी ग्रीष्म ऋतु होगी। और जब उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे शीत ऋतु होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्यों होती है शीत ऋतु, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। ठीक है, तो झुकी हुई होने के कारण ये देखो, ये मान लो ये है, ये जो नीचे वाला भाग है ये है दक्षिणी गोलार्ध, और जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, तो सीधी पड़ने के कारण क्या होगा, ये उत्तरी गोलार्ध अधिक गर्मी प्राप्त करेगा, है ना, और ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होगी, शीत ऋतु होगी। ठीक है, यहाँ लिखा है उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। तो 21 मार्च की स्थिति को कह दिया जाता है उत्तर अयनांत। जैसे इधर जो 22 मार्च की स्थिति थी उसको कहा था दक्षिण अयनांत, उसी प्रकार से जो 21 जून की स्थिति है उसको कह दिया जाता है उत्तर अयनांत। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, 22 दिसंबर का टाइम था, उस टाइम सूर्य चमक रहा था मकर रेखा पर सीधा, यानी दक्षिणी गोलार्ध की तरफ। तो दक्षिणी गोलार्ध में थी ग्रीष्म ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु।
तो दक्षिणी गोलार्ध में था सबसे लंबा दिन कौन सा, 22 दिसंबर का, और उत्तरी गोलार्ध में उसी दिन थी सबसे लंबी रात 22 दिसंबर। अब ये स्थिति बिल्कुल उलट जाएगी। अब 21 जून को क्या होगा कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकने से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके अपोजिट हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, यानी 21 जून को क्या होगा, ये हम देख लेते हैं यहाँ पर। 21 जून को यानी उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ठीक है, सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। और यहां पर क्या हो जाएगा, ये स्थिति बिल्कुल उलट जाएगी। दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होने का कारण क्या होगा, 21 जून को सबसे लंबी रात, सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन, ठीक है, सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो यहां पर स्थिति बदल जाएगी। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा कि पृथ्वी अपनी कक्षा में आगे की तरफ बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये स्थिति 4-4 महीने पे बदलती रहती है। अब 21 जून के बाद में जब पृथ्वी 23 सितंबर को यहां पर पहुंचती है, 23 सितंबर को क्या होता है, अभी हमने देखा कि जो 21 मार्च को क्या होता है, सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी चमकती हैं। वैसे ही 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 23 सितंबर को भी कहां पड़ेंगी, ये सीधी विषुवत रेखा पर पड़ेंगी, ठीक है। ये मान लो ये क्या है, ये है विषुवत रेखा और सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, ये पूरी पृथ्वी पर समान होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा 21 मार्च को जो उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर मतलब जो उत्तरी गोलार्ध है, ये स्थिति हम देख रहे थे उत्तरी गोलार्ध की, ठीक है, ये था उत्तरी गोलार्ध में। और जो शरद ऋतु थी ये थी दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे ही जो मतलब 23 दिसंबर की स्थिति है, तो जो शरद ऋतु है वो कहाँ रहेगी अब, ठीक है। देखो यहाँ बसंत ऋतु थी 21 मार्च को, अब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या आ जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में आ जाएगी बसंत ऋतु, ठीक, शरद ऋतु, और दक्षिणी गोलार्ध में आ जाएगी, ये है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में है बसंत ऋतु, ठीक है। तो आपको ये डेट याद रखनी है, जब 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है तो उसी डेट को दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। जब 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जब बसंत ऋतु होती है तो उसी सेम डेट को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। यानी अब क्या होगा, शरद ऋतु का मतलब है कि अब उत्तरी गोलार्ध में धीरे धीरे सर्दियां बढ़ने लग जाएंगी, ठीक है। 23 सितंबर के बाद में क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पर सर्दियां बढ़ने लग जाएंगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो पृथ्वी अपनी कक्षा में चक्कर लगाती है तो उससे किस प्रकार से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। जैसे यहाँ पर था शीत ऋतु उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में था मतलब ग्रीष्म ऋतु, फिर उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु, फिर ये स्थिति अपोजिट हो गई, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु। फिर यहाँ पर पृथ्वी पहुंची तो यहाँ क्या हुआ, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु। तो इस प्रकार से जब पृथ्वी अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्ष में गति करती है तो हमें ऋतुओं में परिवर्तन देखने को मिलता है और साथ ही साथ में दिन और रात की अवधि में भी अंतर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इस डायग्राम के माध्यम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य के सामने झुका हुआ होता है, अच्छा ये इसमें क्या था कि सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। इसमें पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ओर झुका हुआ रहता है, अतः उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग 6 महीने तक सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। वहीं इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में रातें बड़ी और दिन छोटे होते हैं। तो अभी हमने ये देखा कि अब देखो ये क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध और ये क्या, ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी चमक पड़ रही हैं तो जो दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध में हमें
यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में होगा दिन और उत्तरी गोलार्ध में होगा रात, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने की यहाँ पर दिन होगा और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी, ठीक है। तो जहां दिन होगा, जहां सूर्य चमकेगा वहां दिन की अवधि अधिक होगी और जहां पर ठंड होगी वहां पर दिन की अवधि कम होगी। इसके बाद में है, ये इसके विपरीत स्थिति बताई है कि इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने झुका हुआ होता है तो उसके सभी स्थानों पर दिन बड़े तथा रातें छोटी होती हैं। ऐसी स्थिति में दक्षिणी ध्रुव पर रात नहीं होती है और उत्तरी ध्रुव पर दिन नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्थिति हमने देख ली है, ठीक है। किस प्रकार से देखी है, ये डायग्राम ठीक नहीं है। तो ये स्थिति यहां पर हमने देख ली है। अब देखो यहाँ क्या था, यहाँ क्या था, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव पर क्या था, अंधेरा, यानी डार्क हो रखा है, यहाँ पर था अंधेरा। और 6 महीने बाद क्या होगा, यहाँ पर अब हम ये स्थिति देख रहे हैं तो ये वाली जो स्थिति है ये क्या है, यहाँ पर है दिन, यानी ये उत्तरी गोलार्ध में यहाँ क्या हो जाएगा, 6 महीने का दिन। और यहाँ पर क्या होगा, जब 22 दिसंबर के जब सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होगी, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होगा। और इसके अपोजिट होगी इधर की स्थिति, ठीक है। फिर है विषुवत, ठीक है। इक्वेटर क्या है कि दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ये अभी हमने देखा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं तो उस टाइम पे पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। विषुवत वर्त से जैसे जैसे हम उत्तर या दक्षिण की तरफ, दक्षिण की दिशा में दूर होते जाते हैं, दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे ये डायग्राम था कि इसमें कहा है कि जैसे जैसे, अब ये मान लो यहाँ पर दिन और रात बराबर है, ठीक है, इस स्थिति को 21 मार्च को। अब जैसे जैसे पृथ्वी आगे की तरफ बढ़ेगी तो क्या होगा कि जो उत्तरी गोलार्ध वाला भाग है वो धीरे धीरे पृथ्वी के सामने, जो सूर्य के सामने आता जाएगा, ठीक है। तो जो भाग धीरे धीरे सूर्य के सामने आता जाएगा तो वहां क्या होगा, वहां दिन की अवधि अधिक हो जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध में उसी टाइम पे जो है रात की अवधि अधिक हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद में है ऋतु चक्र, ऋतु परिवर्तन यानी संक्रांति। तो ये क्या होता है कि सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये अभी हमने डायग्राम के माध्यम से देख लिया है, ठीक है। 21 जून को, तो 21 जून को क्या होता है, ये पूरा अच्छे से डायग्राम से समझ ही लिया है हमने कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणों का झुकाव सूर्य की ओर झुका होता है, यानी जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ रहता है। ये मान लो ये क्या है, ये है उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और सूर्य है यहाँ पर, ठीक है, ये है सन। तो जो सूर्य जो झुकाव है उत्तरी गोलार्ध का वो किधर होगा, वो सूर्य के सामने होगा, ठीक है। इस समय सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ है कर्क रेखा, तो सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है, यानी यहाँ पर क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। उसके बाद में है कि ध्रुवों के पास वाले भागों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तो ध्रुवों पर कभी भी डायरेक्ट सनलाइट नहीं पहुंचती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक दिव्य प्रकाश जैसा ही वो होता है, ठीक है, लाइट हमें देखने को मिलती है। डायरेक्ट सूर्य की जो किरणें हैं वो ध्रुवों पर नहीं पड़ती है, ठीक है। फिर है उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। तो यहाँ क्या होगा, अब यहाँ पर उत्तरी ध्रुव क्या है, ये सूर्य की तरफ झुका हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब 6 महीने की जो है दिन होगा, ठीक है। और इसी टाइम पे ये जो पीछे की तरफ भाग है, ये वाला भाग है, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव सूर्य के सामने होने के कारण यहाँ दिन होगा और यहाँ होगी रात, ठीक है। इसके बाद में है उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। ये बात कर रहे हैं 21 जून की, ठीक है। अभी हमने देखा ये स्थिति चल रही है अपनी 21 जून की, ठीक है। तो 21 जून को क्या होता है, 21 जून को अभी हमने डायग्राम के माध्यम से देखा है कि 21 जून को ये क्या है, सूर्य की स्थिति, जो पृथ्वी का अक्ष है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, ठीक है। इसी स्थिति के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं।
उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ये हमने समझ लिया है। 21 जून को विषुवत उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन, ये भी हमने देख लिया। 21 जून को विषुवत के उत्तरी भाग में सबसे लंबा दिन होता है तथा सबसे छोटी रात होती है। ठीक है, ये भी हमने यहां पर लिख करके अच्छे से देख लिया है। फिर है पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। इस स्थिति को ग्रीष्म संक्रांति कहते हैं। यानी जो 21 जून की स्थिति है, जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकता है, तो उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं, उत्तर अयनांत और इसको ग्रीष्म संक्रांति कह दिया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में इस टाइम पे क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है और सूर्य की स्थिति उत्तर की तरफ होती है, इसलिए इसको उत्तर अयनांत कहा जाता है। ठीक है, जैसे अभी हम ये स्थिति देख रहे थे यहाँ की, ठीक है, ये पूरी स्थिति देख रहे थे यहाँ की, ठीक है, 21 जून की। अब हम देखेंगे 22 दिसंबर की, जिसको हमने पहले ही डायग्राम के माध्यम से समझ लिया है। ठीक है, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। इसको मकर अयनांत भी कहा जाता है। इस प्रकार से इसको भी, जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसमें लिखा नहीं है क्या, हाँ, कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है तो इसको कर्क अयनांत भी कह देते हैं, कर्क अयनांत। ठीक है, और जब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो उसको कह दिया जाता है मकर अयनांत, और इसी स्थिति को कह दिया जाता है दक्षिणी अयनांत, या फिर इसको शीत संक्रांति भी कहा जाता है। अब इस स्थिति में क्या होगा कि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग पर प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये क्या है, ये है दक्षिणी भाग और डायरेक्ट प्रकाश प्राप्त कर रहा है सूर्य से दक्षिणी भाग, तो यहाँ ग्रीष्म ऋतु होगी, सबसे लंबा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। मकर रेखा पर सीधा चमकने के कारण इसको मकर अयनांत कहते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद है, इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ठीक है, फिर है, इस स्थिति को शीत संक्रांति भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। जब हम मतलब क्रिसमस मना रहे होते हैं सेंटा क्लॉज बन के, ठीक है, तब ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, गर्मी होती है। ठीक है, और अपने यहाँ क्या होती है, एकदम कड़ाके की ठंड। तो ये स्थितियां आपको याद रखनी है कि दक्षिणी अयनांत कब होता है, 22 दिसंबर को, शीत संक्रांति 22 दिसंबर को। ठीक है, इसको क्या मकर अयनांत भी कह दिया जाता है। ठीक है, ये हमने डायग्राम के माध्यम से अच्छे से अब हम देखेंगे कि जो पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति, तो दिन और रात की स्थिति पूरी पृथ्वी पर किस तरीके से होती है। इसमें है कि उत्तरी गोलार्ध 21 मार्च से 23 सितंबर, ठीक है, ये है 23 सितंबर की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। अतः यहाँ दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, दिन की अवधि बढ़ती जाती है। इस समय उत्तरी ध्रुव दिन की अवधि 6 महीने की होती है और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, 6 महीने की रात होती है। एक बार इस पूरी स्थिति को हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। इसमें क्या कहा है कि 21 मार्च से 23 सितंबर की उत्तरी गोलार्ध की स्थिति यहां पर बताई गई है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं। ठीक है, ये मान लो ये है अपनी पृथ्वी। ठीक है, और ये है यहां पर सन। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर सन की स्थिति, ये मान लो ये है, हाँ, यहां पर। ठीक है, ये क्या है, ये है सन, और ये क्या है, ये है अपनी पृथ्वी। अब हम देखते हैं कि जो जैसे हम देखते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री ऐसे झुकी हुई है। ठीक है, सीधा बना गया, नहीं, पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे झुकी हुई है,
ये मान लो पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, अब सही है, हाँ अब ठीक है, ठीक है, पृथ्वी इस तरीके से अपने अक्ष पर झुकी हुई है। और ये क्या है, ये है ये तो आएगा नहीं, हाँ ये देख लेते हैं, ठीक है। और ये है, ये मान लो ये क्या है, ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, ये सही ना, हाँ ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। फिर उसके बाद में है, ये मान लो ये है कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ठीक है। तो इनको एक बार ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा, ठीक है। चलो एक बार इनको इधर लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये है विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश से लिख लेते हैं, सबको समझ में आ जाता है। ये है मकर रेखा है ये वाली, ठीक है। और ये वाली है कर्क रेखा, ठीक है। ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है। अब क्या होता है, अब इसमें हमें स्थिति बताई है उत्तरी गोलार्ध की 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच की, ठीक है। तो अब क्या है कि ये मान लो, अब ये जो सन है वो कहाँ है, ये जो सन है अपना, ये कैसे होगा, देखो अब क्या है, ये मान लो ये है अपना सन है, ठीक है। ये क्या है, ये है सन, सूर्य है। तो अब ये स्थिति है इसकी 21 मार्च की, ठीक है, 21 मार्च। अभी हमने देखा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें हैं वो विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। अब हमें स्थिति यहाँ देखनी है 21 मार्च से 23 सितंबर तक। तो अब 21 मार्च के बाद में क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पड़ती हैं सीधी विषुवत रेखा पर, यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, अब सूर्य का उत्तरायण होना शुरू होगा, ठीक है। अब सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इसका उत्तरायण होना शुरू होगा, ठीक है। उत्तरायण होना शुरू होगा तो क्या होगा कि अब धीरे धीरे जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में ये मान लो सूर्य की स्थिति यहाँ है, ठीक है। ये क्या है, ये है सन, ठीक है। अब क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर हो गया, ये है सन, यहाँ पर ये है सन। अब क्या होगा कि अभी तक सूर्य की किरणें जो है पूरी पृथ्वी पर समान रूप से पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध तो डायरेक्ट इसकी सनलाइट में आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लाइट पड़ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणें हैं उसका तिरछापन बढ़ता जाएगा और उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट किरणें, सूर्य की किरणें पड़ेंगी, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब क्या होगा कि जो ये उत्तरी गोलार्ध है, अब जैसे जैसे 21 मार्च के बाद में सूर्य ऊपर की तरफ चलना शुरू करेगा, ये स्थिति है अब 21 जून की, ठीक है। 21 जून को डायरेक्ट जो सूर्य की किरणें हैं वो कहाँ पड़ेंगी, ये पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर, कर्क रेखा पर, ठीक है। अभी हमने देखा ये है कर्क रेखा, तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं 21 जून को कर्क रेखा पर। अब 21 मार्च के बाद में जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाती है। 12 घंटे के बाद में, यानी जब सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। जैसे ही सूर्य उत्तर की तरफ उत्तरायण होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे दिन की अवधि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ध्रुवों की तरफ भी दिन बनता शुरू हो जाएगा। तो ये इस टाइम पे क्या होगा, यहाँ पर यानी 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में होगा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन। यहाँ क्या होगा, ये है उत्तरी ध्रुव,
तो यहाँ मतलब सूर्य यहाँ से जाकर वापस यहाँ तक आएगा। अब सूर्य क्या हुआ, अब सूर्य ऊपर गया। अब सूर्य ऊपर जाने के बाद 21 जून के बाद क्या होगा, 21 जून के बाद वापस सूर्य नीचे की तरफ आना शुरू करेगा। ठीक है, अभी तो क्या जा रहा था, अभी ऊपर जा रहा था। तो जैसे जैसे अब 21 जून के बाद सूर्य नीचे की तरफ आना शुरू करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर जैसे ही आके सूर्य यहाँ पर रुकेगा 23 सितंबर को, रुकेगा नहीं, ठीक है, 23 सितंबर को जब विषुवत रेखा पे पहुंचेगा, ये स्थिति है दोनों 21 मार्च और 23 सितंबर, ये दोनों की स्थिति है, ये है विषुवत रेखा की। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वापस से दिन और रात बराबर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में जो है सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करेगा। ठीक है, सूर्य दक्षिणायन होना शुरू करेगा 23 सितंबर के बाद में सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होना शुरू हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, ठीक है, 21 मार्च से 21 जून तक ऊपर की तरफ जाएगा, फिर 21 जून से 23 सितंबर तक नीचे की तरफ आएगा। तो इन 6 महीनों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी ध्रुवों पर 6 माह के दिन होंगे, क्योंकि यहाँ ये जो भाग है सनलाइट प्राप्त कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर क्या होगा, यहाँ होगी 6 महीने की रात, 6 माह की रात। अब जो दक्षिणी ध्रुव है वहां पर दिन होना शुरू होगा 23 सितंबर के बाद में। ठीक है, 23 सितंबर के बाद में यहाँ पर दिन होना शुरू होगा। तो ये स्थिति अभी हमने देखी 21 मार्च से 23 सितंबर की। तो जैसे अब हम देखते हैं कि जो 21 जून है, 21 जून को अभी हमने देखा कि जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें 21 जून जो है सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसके अपोजिट जाएंगे तो 21 जून को इस टाइम पे क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु है। ठीक है, ये पूरा का पूरा भाग जो है सूर्य के सामने है, तो यहाँ हो जाएगी ग्रीष्म ऋतु और यहाँ क्या होगी, यहाँ होगी शीत ऋतु दक्षिणी गोलार्ध में। ये हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है तो ग्रीष्म ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे लंबा दिन होता है, सबसे छोटी रात होती है, और जो है इसमें दक्षिणी गोलार्ध में इसकी स्थिति पलट जाती है। अब इसको ये स्थिति हो गई 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच में। अब हम देखेंगे दूसरी स्थिति, देखेंगे हम, यहां तक हो गया अपना। ठीक है, यहां तक का हो गया। अब है दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध 23 सितंबर से 21 मार्च की अवधि के दौरान सूर्य का प्रकाश 12 घंटे या अधिक समय तक प्राप्त करता है। दक्षिणी ध्रुवों, ये है ध्रुवों, ठीक है, दक्षिणी ध्रुवों पर इसी कारण 6 महीने तक दिन रहता है और उत्तरी ध्रुवों पर इसी समय 6 महीने की रात होती है। तो ये स्थिति कैसे पलट जाएगी, ये अभी हम एक डायग्राम के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा कि ये क्या है, ये है पृथ्वी। ठीक है, और यहां क्या है, यहां हो जाएगा सन। ठीक है, ये हो गया सूर्य। फिर इसके बाद में ये है, ठीक है, अब स्थिति क्या होगी, उल्टा बन गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब पृथ्वी अपने दीर्घ वृत्ताकार चक्र पर पथ पर चक्कर लगाती हुई क्या करेगी, अब सूर्य के ये मान लो ये है यहाँ पर सन। ठीक है, ये हो गया अपना, ठीक है, ये है सूर्य और इसके सामने ये है यहां पर पृथ्वी। ठीक है, और ये हो गया पृथ्वी का अक्ष। और ये है कर्क रेखा, विषुवत रेखा, और इसके बाद में ये है मकर रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में हो जाएगी कर्क रेखा। ठीक है, तो ये है 23.5 डिग्री मकर रेखा, कर्क रेखा सॉरी। ठीक है, और ये है 0 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, और ये है मकर रेखा 23.5 डिग्री
दक्षिणी गोलार्ध में है मकर रेखा। अब सूर्य की स्थिति क्या है, यहां पर ये मान लो कि अभी इसमें बताई है सूर्य की स्थिति कि 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच में, ठीक है। अब 23 सितंबर को हमने देखा कि सूर्य 21 मार्च से 21 जून होता हुआ वापस 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे आ गया है। अब हमें देखनी है इसकी स्थिति 6 महीने की, यानी 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच की। ये मान लो अब सूर्य की स्थिति है यहाँ पर 23 सितंबर को कहाँ है, सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं विषुवत रेखा पर, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होगा कि सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होना शुरू होगा, ठीक है। ये क्या है, ये सूर्य का दक्षिणायन, ठीक है। तो जैसे जैसे सूर्य का दक्षिणायन होगा वैसे वैसे क्या होगा, यानी जो दक्षिणी गोलार्ध है वो तो सूर्य के डायरेक्ट सनलाइट में आता जाएगा, ठीक है। और जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी वहां टेम्परेचर कम होगा और हमें वहां पर शीत ऋतु देखने को मिलती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब सूर्य जो है 22 दिसंबर को, ठीक है, ये है मान लो सूर्य की स्थिति 22 दिसंबर, ठीक है। अब दक्षिणायन होने के बाद जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है, ठीक है, ये है मकर रेखा, ठीक है। तो अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पर, यानी दक्षिणी ध्रुव जो है डायरेक्ट सनलाइट प्राप्त करेगा सूर्य से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऐसी स्थिति में दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी ग्रीष्म ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में होगी शीत ऋतु। अब क्या होगा कि जैसे जैसे 23 सितंबर से 22 दिसंबर के बीच में सूर्य दक्षिणायन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि कम होती जाएगी और रात की अवधि बढ़ती जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में इसके विपरीत स्थिति हो जाएगी, यानी दिन की अवधि जो है बढ़ती जाएगी और रात की अवधि घटती जाएगी। तो इसके बाद में क्या होगा कि अब क्या होगा कि अब जब सूर्य की किरणें यहां से तिरछी पड़ेंगी तो उत्तरी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाती हैं, ठीक है। ये है यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव तक जो सूर्य की लाइट है वो नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, यानी 23 सितंबर से और ये हो जाएगा 21 मार्च जब सूर्य वापस विषुवत रेखा पे आएगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, अब उत्तरी ध्रुव पर होगी 6 महीने की रात और दक्षिणी ध्रुव पर होगी 6 महीने का दिन। अब इसके बाद में 22 दिसंबर के बाद में सूर्य वापस से जो सूर्य है वो वापस से उत्तरायण होना शुरू करता है, और उत्तरायण होने के बाद में ये वापस से विषुवत रेखा पर लौट कर पहुंचता है 21 मार्च को। तो इस प्रकार से 23 सितंबर से 21 मार्च तक जब सूर्य दक्षिणायन होकर वापस उत्तरायण होता है तो ऐसी स्थिति में दक्षिणी जो गोलार्ध है वहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है, दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के दिन होते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने की रात होती है, ठीक है। ये हमने अच्छे से समझ लिया इसको। इसके बाद में है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जो पृथ्वी है वो एक स्थिर कक्षा में चक्कर लगाती है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में। तो ऐसे में क्या होगा कि जो सूर्य और पृथ्वी है उनके बीच की स्थिति भी पलटती रहती है, ठीक है। तो पृथ्वी की परिक्रमा का मार्ग दीर्घवृत्तीय होने के कारण सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी वर्ष भर एक समान नहीं रहती है। कुछ प्रमुख स्थितियां होती हैं, एक होता है उपसौर, एक होता है अपसौर। तो कई बार इनका इंग्लिश का वर्ड भी दे दिया जाता है, पेरीहेलियन और एपीहेलियन, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उपसौर की स्थिति क्या है कि 3 जनवरी को, ठीक है, ये डेट आपको याद रखनी है, 3 जनवरी को सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 14.73 करोड़ किलोमीटर दूर होता है। ऐसी स्थिति को उपसौर कहा जाता है। देखो इसमें 2 स्थितियां हैं, एक अपसौर है एक उपसौर है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पे कक्षा करती है, चक्कर लगाती है, तो क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि सूर्य की और पृथ्वी की जो दूरी है वो सबसे न्यूनतम होती है, और ऐसी स्थिति हमें देखने को मिलती है 3 जनवरी को, ठीक है। और इनके बीच की जो दूरी होती है वो होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो उस स्थिति को कह दिया जाता है उपसौर। फिर इसके विपरीत स्थिति आती है, ये हम एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पर देखेंगे, ठीक है।
फिर इसकी विपरीत स्थिति आती है उपसौर। तो उपसौर की स्थिति में क्या होगा कि जब सूर्य और जो पृथ्वी है उनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, ठीक है, और ये स्थिति हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को। इसको कह दिया जाता है उपसौर। तो 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूर स्थित होता है, अर्थात सूर्य पृथ्वी से 15.21 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित होता है और इसको कहा जाता है उपसौर। ठीक है, ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है अपसौर और उपसौर का। तो उपसौर क्या है ये अभी हमने देख लिया है। जब पृथ्वी, ये है सूर्य है और ये है पृथ्वी, जब इनके बीच की दूरी न्यूनतम होती है, कितनी होती है 14.7 करोड़ किलोमीटर, तो इसको कहा जाता है उपसौर। और ये स्थिति कब देखने को मिलती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को, ठीक है। तो 3 जनवरी को ऐसी इस स्थिति में क्या होता है, हाँ 3 जनवरी को जो पृथ्वी है वो न्यूनतम सूर्य तप प्राप्त करती है ना, और जो अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करेगी, क्योंकि न्यूनतम दूरी होगी तो अधिकतम सूर्य तप प्राप्त करेगी। फिर है उपसौर। तो उपसौर की स्थिति अभी हमने देखा कि सूर्य से सबसे दूर स्थित जुलाई, मतलब 4 जुलाई को, ठीक है, और दूरी कितनी होती है 15.2 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। तो ये वाली स्थिति इसकी हो जाएगी यहां से यहां तक की, यानी 15.20 लिख देते हैं करोड़ किलोमीटर, ठीक है, और ये है 14.70 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। ये स्थिति हमें देखने को मिलती है 4 जुलाई को, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा पूर्णतः वर्ताकार नहीं होती, इसीलिए इनकी दूरियां बदलती रहती हैं। तो ये उपसौर और अपसौर क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद में है ग्रहण। यानी ग्रहण क्या होता है, ग्रहण है कि ग्रहण का अर्थ किसी खगोलीय पिंड के अंधकार में हो जाने से होता है, जो कि किसी अन्य खगोलीय पिंड के उस खगोलीय पिंड के प्रकाश मार्ग में आने के कारण होता है। ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण क्या होता है कि जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण, ठीक है। यह आंशिक या पूर्ण हो सकता है, इसको हम डायग्राम के माध्यम से देखेंगे। ऐसी स्थिति कब होती है कि जब एक साइड में सूर्य हो, बीच में पृथ्वी हो और दूसरी साइड में चंद्रमा हो। ये जो चंद्र ग्रहण की स्थिति हमें मुख्यतः मतलब जो देखने को ज्यादा मिलती है वो मिलती है पूर्णिमा को, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में है पूर्ण चंद्र ग्रहण, तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया से ढक जाता है, जबकि आंशिक चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा का एक ही भाग पृथ्वी की छाया के अधीन होता है। ये इसको हम डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये हम चंद्र ग्रहण देख रहे हैं, ठीक है। चंद्र ग्रहण में देखा कि एक साइड सूर्य आता है, बीच में पृथ्वी और एक साइड में जो है चांद आता है, चंद्रमा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब पृथ्वी की छाया पूर्ण रूप से उसको चंद्रमा पे पड़ती है तो उसको कहा जाता है पूर्ण चंद्र ग्रहण, ठीक है। और इसको एक शब्द और दिया गया है अब्रा, ठीक है। ये है पूर्ण चंद्र ग्रहण, यानी जो ज्यादा डार्क दिख रहा है वो है पूर्ण चंद्र ग्रहण। लेकिन जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर आंशिक रूप से पड़ती है उसको कहा जाता है अर्ध चंद्र ग्रहण, ठीक है। यानी आंशिक चंद्र ग्रहण इसको कहा जाता है, ठीक है। यानी पेनब्रा चंद्र ग्रहण इसको कह दिया जाता है। ये एक डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। और ये स्थिति हमें कब देखने को मिलती है, ये पूर्णिमा को, ठीक है। इसके बाद में है पूर्ण चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 1 घंटे 40 मिनट तक की होती है। यानी जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको याद रखना है। इसकी अवधि लगभग 1 घंटे और 40 मिनट की होती है। यह स्थिति तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी होती है, ये हमने देख लिया है। और ऐसी स्थिति जो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब तीनों एक सिद्ध में होते हैं तो ऐसी स्थिति को युति व्युति कह दिया जाता है, यानी सीजी भी कहते हैं। इसको हम आगे भी देख लेंगे, ठीक है। जिन क्षेत्रों में पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है वहां की स्थिति को परछाया, ये क्या है, वहां की स्थिति को परछाया
कहते हैं। जिन क्षेत्रों में अर्ध चंद्र ग्रहण दिखाई देता है उसको उपछाया कहते हैं। यानी जहां पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होता है परछाया, और जहां पर अर्ध चंद्र ग्रहण की स्थिति होती है वहां पर होता है परछाया, उपछाया सॉरी। ठीक है। अब है सूर्य ग्रहण। तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है वहां होता है सूर्य ग्रहण। ठीक है। सूर्य ग्रहण पूर्ण या आंशिक रूप से, वही बात है कि पूर्ण और आंशिक रूप से इसे चंद्र ग्रहण हो रहा था। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है तो हमें सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, हमें सूर्य का कोरोना भाग दिखाई देता है। ठीक है। इसकी स्थिति क्या होता है कि उसमें था कि पृथ्वी बीच में थी, ठीक है, और चंद्र ग्रहण में इसमें चंद्रमा बीच में आ जाएगा, तो इसकी छाया जो है किस पे पड़ेगी। अभी हमने देखा कि सूर्य व पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और पृथ्वी के जिन क्षेत्रों में चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ढक लेता है यानी उसको कहा जाएगा सूर्य ग्रहण, और यह स्थिति होती है अमावस्या के दिन। ठीक है। इसमें चंद्रमा पश्चिम दिशा में सूर्य को ढकना आरंभ करता है और आकाश में नीला या काला दिखाई देता है। वर्ष में न्यूनतम 2 या अधिकतम 5 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान अंधकार में काल अवधि अधिकतम 7 मिनट 14 सेकंड की हो सकती है। सामान्यतः इसकी औसत अवधि जो है 2.5 मिनट की होती है। ये आपको डाटा इसके ये जो है याद रखने हैं, ये अपने एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या था कि एक साइड सूर्य हो गया, यहाँ आ गया चंद्रमा, ठीक है, और ये है पृथ्वी। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है तो उसको कहा जाता है, यानी चंद्रमा इसको ढक लेता है तो इसको कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है। और ये स्थिति हमें कब देखने को मिलती है, ये मिलती है अमावस्या को। ठीक है, अमावस्या को। इसके बाद में है डायमंड रिंग। तो मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मतलब जो सूर्य ग्रहण होता है उसको डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, और कहीं कहीं पर ये भी होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं वो भी नहीं देखती हैं। ठीक है। मतलब हम बचपन में तो ये बोलते थे कि अंगुली नहीं करनी वरना अंगुली कट जाएगी। ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती थी कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, देखना नहीं है। तो कई बार तो मतलब किसी बड़े बर्तन में पानी डाल करके उसको इनडायरेक्ट देखते थे कि अच्छा कैसा दिख रहा है सूर्य ग्रहण, है ना। तो किन किन लोगों ने इस तरीके से देखा है कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। तो डायमंड रिंग क्या है कि डायमंड रिंग की घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण के दिन घटित होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब देखो क्यों नहीं देखना चाहिए, बचपन में तो नहीं पता था। ठीक है। क्योंकि इस समय कोरोना के विकिरण यानी जो पैराबैंगनी जो किरणें निकलती हैं वो हमारी आंखों को खराब कर देती हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है डायरेक्ट जो सूर्य ग्रहण होता है उसको नहीं देखना चाहिए। और ये स्थिति अभी हमने देख ली है सीजी की, स्वीजी की। ठीक है। तो जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं इसको कहा जाता है सीजी की। ये वाला जो अपना दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार ही आता है उसमें हम इस चीज को पढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर युति क्या होता है, अमावस्या के दिन ये स्थिति होती है। देखो जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब पृथ्वी के सूर्य और चंद्रमा जब दोनों पृथ्वी के एक साइड में होते हैं तो वो स्थिति होती है युति की। ठीक है। यानी ये स्थिति हो जाएगी युति की। इसको हम ऊपर वाली जो स्थिति है यानी ये पृथ्वी हो गई, चंद्रमा और सूर्य दोनों इसके एक साइड हो गए तो ये स्थिति हो गई युति की। ठीक है। और ये वाली स्थिति हो जाती है वियुति की। जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो ये स्थिति हो जाती है वियुति की। ठीक है। इसमें क्या है, वियुति की स्थिति पूर्णिमा को, तो ये भी हमने देखा युति की स्थिति अमावस्या को और वियुति की स्थिति पूर्णिमा को होती है। इसमें क्या होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी बीच में आ जाती है चंद्रमा के और सूर्य के। इसका प्रभाव देखो जो इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे हमें सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है। तो इसका प्रभाव भी यही है कि इस स्थिति में चंद्रमा का अंधेरा वाला भाग पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रहण लगने की संभावना रहती है। और जो ये वाली स्थिति है वियुति की, इसमें क्या होगा कि इस ऐसी स्थिति में चंद्रमा का प्रकाशित भाग पूरी तरीके से पृथ्वी के सामने आ जाता है, जिससे हमें पूरा चांद दिखाई नहीं देता है, और ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण कहा जाता है।
ठीक है। तो इसी के साथ में अपना ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। और आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया बताना ज़रूर से, और जाते जाते कमेंट करके जाना कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।